जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में जीके की क्लास में आपका स्वागत है और जीके का कौन सा पार्ट है? हिस्ट्री पार्ट से। तो ये हमारा वीडियो लेक्चर है जो तो तीसरा नंबर है। इसके पहले हमने 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। तो ये कौन सा लेक्चर है? तीसरा नंबर है। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा कि वेद क्या होता है और पुराण क्या होता है, ये सारी बातें जानेंगे। तो इसके पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। इसके पहले जो हमने पढ़ाया है तो क्या क्या पढ़ चुके हैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, इसके पहले थोड़ा सा हमने पढ़ा है। पहले वाले जो आपका पहला वाला लेक्चर है जो है तो उसमें पढ़ाया गया है कि भारत का इतिहास क्या है, भारत का इतिहास क्या है और भारत का नामकरण कितने नाम से भारत जाना जाता है। फिर इसके बाद दूसरे वाले लेक्चर में आपको मिलेगा इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन किसने किया है, ठीक है, और कितने भागों में किया है। तो 3 भागों में किया गया है इतिहास का विभाजन। फिर उसी में आता है प्रागैतिहासिक काल, जिसी को आप क्या पाषाण काल के नाम से जानते हैं। और पाषाण काल को ही प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है और उसी के 3 भाग होते हैं। तो यानी हमने जो पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं? प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल को किस नाम से और जाना जाता है? पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। पाषाण काल के नाम से जानते हैं, ठीक है, पाषाण काल के नाम से। और इसके पार्ट हमने कितने बताए थे? 3 पार्ट। 3 पार्ट हम इसके पढ़ चुके हैं। जो हमें जरूरत थी, जो जैसे जहां से क्वेश्चन उठाते हैं एग्जाम वाले, तो हमने उनको पढ़ लिया था कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं जो जरूरत थी। अब देखो, इसको पहले वाले को कहा जाता था पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को हमने अच्छे से कवर किया है। पूरा पाषाण काल। फिर क्या होता है? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। अगला क्या है? नवपाषाण। नवपाषाण। तो हमने 3 पार्ट पढ़ा था और ये बहुत ही अच्छे से उसमें कवर किया गया है। यानी इसी में मध्य पाषाण काल में क्या हुआ है, काहे की खोज हुई है। नवपाषाण काल में क्या हुआ है, पूर्व पाषाण काल में क्या हुआ है। और बच्चे ये ध्यान देना थोड़ा सा कि प्रागैतिहासिक काल में जो हमारी लिपि होती है, तो इस लिपि को ना ही पढ़ा गया है, क्या किया गया, ना ही इसको पढ़ा गया है और ना ही लिखा गया है। यानी इसमें क्या था, जो प्रागैतिहासिक काल था तो इसमें लिखित साक्ष्य कुछ नहीं था और ना ही पढ़ने का कोई ज्ञान था, ठीक है। तो लिपि का इसमें कोई ज्ञान नहीं था। ना तो पहले के लोग क्या, जो आदिमानव पहले के लोग थे, तो ना तो पढ़ना जानते थे और ना ही लिखना जानते थे। यानी पढ़ने लिखने का ज्ञान प्रागैतिहासिक काल में नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें आग की खोज होती है और कृषि की खोज होती है, ठीक है, पहिए की खोज होती है, ये सारा इसमें होता है। तो इतना हमने कवर किया था कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटते हैं, तो 3 भागों को हमने अच्छे से कवर किया था। अब बात आती है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटते हैं। और कौन कौन सा है ये? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ठीक है।
तो कौन कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, पहला क्या? सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरा क्या है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। तो हम क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटते हैं, और कौन सा है? आद्य सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। इसमें दोस्तों ये याद रखना कि इसमें ना तो पढ़ने का ज्ञान, ना तो लिखा गया था कुछ, ना ही पढ़ा गया था, केवल ज्ञान हुआ था। इसमें क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हो गया था, ज्ञान हुआ था, इसे पढ़ा नहीं गया। ठीक है, इसमें पढ़ा नहीं गया, ज्ञान तो हुआ पर पढ़ा नहीं गया। अब इसके बाद तीसरा नंबर जो बात आती है, ऐतिहासिक काल। ये पहला हो गया दोस्तों, दूसरा और तीसरा। और भारत का इतिहास तीन भागों में ही बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा नंबर है ऐतिहासिक काल। तीसरा नंबर कौन सा है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को बच्चों तीन भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा होता है? तीन भाग कौन कौन से हैं? तो देखिए, इसमें क्या है? प्राचीन इतिहास, पहला नंबर है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास कह दो, चाहे प्राचीन भारत का इतिहास कह दो, ठीक है। प्राचीन इतिहास। फिर दूसरा नंबर है, प्राचीन इतिहास हो गया, मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। फिर तीसरा है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, तीन पार्ट हो गए इसके भी, आधुनिक इतिहास। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देना कि इसमें ज्ञान भी हुआ था और पढ़ा भी गया। तो आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ था? ज्ञान भी हुआ, ज्ञान भी हो गया, और क्या गया? पढ़ा भी गया। इसमें पूरी तरीके से ज्ञान भी हो गया था और पढ़ा भी गया था। तो दोस्तों ये पार्ट होता है। अब हमने देखो, इसको प्राग ऐतिहासिक काल को तो कवर कर लिया है, अब हमको पढ़ना आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो थोड़ा सा इसको थोड़ी देर, यानी पहले हम पढ़ते क्या है, पहले ऐतिहासिक काल पढ़ लेंगे और इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल बाद में पढ़ेंगे। तो हेडिंग क्या लगाना है? ऐतिहासिक काल। हेडिंग लगाना है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के तीन पार्ट होते हैं, आपको बताया ही गया अभी अभी जस्ट, ठीक है। तीन भागों में इसको बांटते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और क्या है? आधुनिक। तीन भागों में बांटा जाता है, आधुनिक। तो अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें प्राचीन इतिहास ही पढ़ना है, भारत का।
भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो हेडिंग लगा लीजिए प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास, पहले प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक। प्राचीन इतिहास हेडिंग लगा लेना है प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में अब देखिए प्राचीन इतिहास जिसे पढ़ना है तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके स्रोत क्या क्या, इसके भाग क्या क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्राचीन इतिहास यानी भारत का प्राचीन इतिहास है तो इसके स्रोत क्या क्या हैं ये जान लेते हैं। तो देखिए इसके जो स्रोत हैं तो 3 भागों में हम बांट लेते हैं। साहित्यिक स्रोत हो गए, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, ठीक है। और क्या विदेशियों का विवरण, विदेशियों का विवरण, विदेशियों का विवरण, और हो गया पुरातत्व स्रोत, पुरातत्व स्रोत। ये इसमें 3 भागों में बांटते हैं। अब साहित्यिक स्रोत को भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक होता है वैदिक साहित्यिक स्रोत और लौकिक साहित्य स्रोत। जिसमें वैदिक वाले में क्या होता है, वैदिक साहित्यिक स्रोत हो गया, और क्या हो गया लौकिक साहित्यिक स्रोत। 2 भागों में इसको बांटते हैं। वैदिक में देवी देवताओं से संबंधित बातें की जाएंगी, ठीक है, और लौकिक में वैसे भी जो मनुष्यों से संबंधित बातें की जाएंगी। विदेशियों का विवरण हो गया, ठीक है, और पुरातत्व स्रोत हो गया। तो चलिए ये जान लेते हैं कि अब इसमें जो साहित्यिक स्रोत है इसमें क्या है, विदेशियों के विवरण में क्या क्या है पढ़ना है हमें, और पुरातत्व स्रोत में हमें क्या पढ़ना है। तो अब इसमें देखिए जो पढ़ना है साहित्यिक स्रोत में, तो सबसे पहले नंबर पे आता है पढ़ना है हमको वेद। वेद कितने हैं, ठीक है। दूसरा नंबर पे, तीसरा नंबर भी, चौथा, इस तरह डालेंगे। दूसरा नंबर पे हमें पढ़ना है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। अगला है पुराण के बारे में पढ़ा जाएगा। फिर अगला आरण्यक के बारे में पढ़ा जाएगा, आरण्यक के बारे में पढ़ा जाएगा। 5वां नंबर आरण्यक के बारे में पढ़ा जाएगा। उपनिषद के बारे में पढ़ा जाएगा, उपनिषद के बारे में पढ़ा जाएगा। और इसी में लिख लेना 6वां नंबर है जो वेदांत के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। और 7वां है स्मृति के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। और क्या है, हो गया, बस इतने के बारे में पढ़ा जाएगा। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत, स्मृति, इतना पढ़ा जाएगा। जबकि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, इसमें ध्यान दीजिए क्या क्या पढ़ना है भाई। विदेशियों के विवरण में तो पहला नंबर हम पढ़ेंगे अरबी लेखक। क्या पढ़ेंगे, अरबी
लेखक। जो अरब देश के लेखक होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे, वो लेखक कौन है और उनकी रचनाएं क्या हैं, ठीक है, अरब की। फिर दूसरा नंबर है चीनी लेखक के बारे में पढ़ेंगे, जो चाइना के लेखक हैं उनके बारे में पढ़ा जाएगा। क्या क्या हो गया, अरबी हो गया, चीनी हो गया, और इसके बाद यूनानी लेखक। तीसरा नंबर है यूनानी लेखक, इनके बारे में पढ़ा जाएगा कि यूनान के लेखक कौन कौन है, क्या लिखा है। चौथा नंबर है अन्य सारे लेखक भी पढ़े जाएंगे, अन्य लेखक यानी अन्य देशों के या अपने भारत के ही, ये सारी बातें, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि पुरातत्व स्रोत में क्या क्या पढ़ा जाएगा। तो पुरातत्व स्रोत में पढ़ेंगे हम अभिलेख। अभिलेख कितने हैं, अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला है अभिलेख हो गया, फिर इसके बाद सिक्कों के बारे में पढ़ा जाएगा। सिक्कों के बारे में पढ़ा जाएगा। फिर मोहरों के बारे में पढ़ा जाएगा, मोहरे के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। सिक्के हो गए, मोहरे हो गए, और क्या हो गया, स्मारक के बारे में पढ़ा जाएगा। स्मारक, तो ये पूरा डिटेल होता है कि हमें प्राचीन इतिहास, भारत के प्राचीन इतिहास में क्या क्या पढ़ना है। साहित्यिक स्रोत में ये सारा पढ़ना है, वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, पुराण हो गया, आरण्यक हो गया, उपनिषद हो गया, वेदांत, स्मृति। अरबी लेखक, चीनी लेखक, यूनानी लेखक और अन्य सारे लेखक भी हैं। अभिलेख हो गया, सिक्के हो गए, मोहरे हो गए, स्मारक हो गए, इनके बारे में हमें सभी क्या करना है, जानकारी लेना, पढ़ना अच्छे से। तो थोड़ा सा पहले बात ये होती है कि वेद क्या होता है। अब वेद यहां से पढ़ा जाएगा कि वेद, सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, वेद। तो हेडिंग लगाएंगे क्या, वेद। वेद के कितने भाग हैं, वेद को कितने भागों में बांटा गया और किसने बांटा, ठीक है। तो वेद के कितने भाग हैं, इसके वेद के 4 भाग हैं। वेद के कितने भाग हैं, 4। वेद के कितने भाग हैं, 4। कौन कौन से हैं, वेद के कितने भाग हैं, 4 भाग। कौन कौन से हैं, पहला ऋग्वेद, पहला कौन सा है, ऋग्वेद। ऋग्वेद हो गया। फिर ऋग्वेद के बाद अथर्व, यजुर्वेद लिखते हैं दूसरा नाम क्रम से, यजुर्वेद, यजुर्वेद। फिर तीसरा क्या हो गया, सामवेद। फिर क्या है, अथर्ववेद। चौथा है अथर्ववेद, ऐसे लिख लीजिए, अथर्ववेद। 4 वेद हो गए। वेद है कितने, यहां पे लिख लीजिए, 4 है। वेदों के संकलन करता कौन है, तो वेदों का जो संकलन किया था, तो कौन है संकलन करता, संकलन करता, वेदों के संकलन करता कौन है, इनको नाम से जाना जाता है महर्षि द्वैपायन वेद, महर्षि कृष्ण, क्या नाम है, महर्षि
कृष्ण महर्षि कृष्ण द्वैपायन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास वेदों की संकलन करता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। ठीक है, फिर क्या है, अब बात आती है कि पुराना वेद कौन सा है और नया वेद कौन सा है। तो याद कर लेना बच्चे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। इतना हो गया, पुराना हो गया और क्या हो गया? नया हो गया। पुराना वेद और नया वेद। अब देखो क्या याद करना बच्चे, अब इनको पढ़ने वाले तो थोड़ा सा अलग अलग क्या करते हैं, इसमें लाइन खींच देते हैं ताकि थोड़ा सा इनके जो अंदर की बातें हैं तो अलग अलग है। ठीक है, सभी के सामने। तो उपवेद, पहले बात आती है कि इन सभी वेदों के क्या है, उपवेद क्या क्या है? उपवेद भाई ऋग्वेद का उपवेद क्या है? तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। याद कर लेना क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद हो गया। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। धनुर्वेद हो गया। ठीक है, धनुर्वेद हो गया। इसके बाद सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्ववेद है। गंधर्ववेद हो गया। और अथर्ववेद का उपवेद क्या है? तो इसका है शिल्पवेद। क्या है? शिल्प। अब बात यह आती है कि कौन सा वेद जादू टोना से संबंधित है, कौन सा औषधि से है, कौन सा युद्ध कला से है, ये सारे थोड़ा सा जान लेते हैं। कौन सा संगीत से है? तो जो हमारा ऋग्वेद है तो ये संबंधित किससे है? चिकित्सा का मतलब औषधि से। पूछा जाएगा क्वेश्चन, औषधि से कौन सा वेद संबंधित है? तो औषधि से संबंधित वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। फिर इसके बाद युद्ध कला से कौन सा वेद संबंधित है? तो युद्ध कला से कौन सा वेद संबंधित है? यजुर्वेद। फिर पूछा जाएगा संगीत कला से कौन सा वेद संबंधित है? संगीत कला से कौन सा वेद संबंधित है? तो सामवेद। फिर भवन निर्माण से यानी घरों से, भवन निर्माण से कौन सा वेद संबंधित है? तो भवन निर्माण से है कौन सा वेद? शिल्पवेद यानी अथर्ववेद। अब बात यह आती है कि इनको पढ़ने वाले कौन कौन? इनको पढ़ने वाले कौन हैं? पढ़ने वाला यानी ऋग्वेद को पढ़ने वाला कौन है? तो ऋग्वेद को याद कर लेना बच्चे, जो पढ़ने वाला है उसको कहा जाता है होत्री। क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। यजुर्वेद को जो पढ़ने वाला है उसे कहा जाता है अधर्व। क्या कहा जाता है? अधर्व। ठीक है। फिर इसके बाद सामवेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? उदात्री। क्या बोलते हैं? उदात्री बोला जाता है। और लास्ट में जो अथर्ववेद है उसको पढ़ने वाले क्या बोलते हैं? ब्रह्म। क्या बोलते हैं? ब्रह्मा बोला जाता है।
ठीक है। फिर बात यह आती है कि अब जो ऋग्वेद होता है इसमें कितने मंडल होते हैं, कितने सूक्तियां होती हैं, कितने ऋचाएं होती हैं, ये सारी बात आती है। चलिए देखिए, तो इसमें बात करना है क्या कि इसमें क्या है, मंडल कितने हैं। तो सबसे पहले कितने हैं, 10 मंडल। कितने मंडल हैं, 10 मंडल। यानी जो ऋग्वेद है उसमें कितने मंडल है, 10 मंडल है। और सूक्त कितने हैं, तो सूक्त कितने हैं, 1028। कितनी सूक्त है, 1028 है। ऋचाएं कितनी है, तो ऋचाएं कितनी दोस्तों, 10,428, 10,462। 10,462 क्या है, ऋचाएं। क्या है, ऋचाएं। फिर इसके बाद बात यह आती है कि इसमें तीसरे मंडल में क्या लिखा है, 10वें मंडल में क्या बताया गया है। तो इसके जो तीसरे मंडल में है, जैसे 10 मंडल है तो तीसरे मंडल में यानी थर्ड मंडल में क्या बताया गया है, तो थर्ड मंडल में बताया गया है किसके बारे में, गायत्री मंत्र के बारे में। किसमें, गायत्री मंत्र के बारे में, जो आपने पढ़ा होगा ओम भूर्भुवः स्वः, उसके बारे में बताया गया है। किसमें, ऋग्वेद में बताया गया है। फिर इसके बाद 10वें मंडल में क्या बताया गया है, तो 10वें मंडल में क्या बताया गया है, 10वें मंडल में बताया गया है मनुष्य के समाज के बारे में। क्या बताया गया है, मनुष्य के समाज के बारे में। जो मनुष्य का समाज है उसके बारे में किसमें बताया गया, 10वें मंडल में। अब मनुष्य के समाज के बारे में क्या बताया गया है, तो ये बताया गया कि मनुष्य का जो समाज है 4 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, जिसे ब्राह्मण कहा जाता है। फिर दूसरा जो होता है उसे क्या कहा जाता है, क्षत्रिय कहा जाता है। ठीक है। तीसरा जो क्या हुआ, तीसरा उसे क्या कहा जाता है, वैश्य कहा जाता है, वैश्य कहा जाता है। और चौथा जो हो गया उसे क्या कहा जाता है, तो चौथे वाले को कहा जाता है शूद्र। अब देखो ये किस आधार पे बांटा गया, जो मनुष्य का समाज है तो ये ऋग्वेद में बांटा गया है, और किस आधार पे बांटा गया है, तो ये बांटा गया ज्ञान के आधार पर। ठीक है। देखिए जिसको यहाँ पे बढ़िया पढ़ने लिखने का ज्ञान है, विद्वान है, पंडित है, उसे ब्राह्मण कहा गया है। जिसे युद्ध कला का ज्ञान है, लड़ाई का, पहले के जमाने में, तो क्या क्षत्रिय उसे कहा गया है। फिर इसके बाद जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो काम करने वाले हैं, तो उसको वैश्य कहा गया है। फिर जो लो क्लास काम करने वाले हैं तो उसको शूद्र बोला गया है। यहाँ पे ज्ञान के आधार पे और काम के आधार पर ही बांटा गया है। फिर आगे बात आती है, तो हमने देखो ऋग्वेद को अच्छे से कवर कर लिया है। अब यजुर्वेद की बात आती है, तो यजुर्वेद में क्या क्या किया गया है, इसमें गद्य और पद्य दोनों को बताया गया है। क्या बताया गया है, गद्य और पद्य। गद्य और पद्य की दोनों की बात की गई। ठीक है। गद्य का मतलब जो कहानी के रूप में हो, पद्य का मतलब जो गाया जाए। ठीक है, जिसमें सुर ताल हो। फिर इसके बाद आती है कि इसमें ऋचाएं कितनी संगीत में, तो इसमें ऋचाएं हैं 1810 ऋचाएं।
ठीक है। अब बात ये आती है कि जादू टोना किस वेद में है, तो जादू टोना ये है सब किसमें, अथर्ववेद। इसमें क्या है, जादू टोना अथर्ववेद में क्या है, जादू टोना है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और याद कर लेना बच्चे, एक क्वेश्चन और आपको याद करना है। इतना हो गया। एक क्वेश्चन आपको ये याद करना है कि भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ क्या है। भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ क्या है। धर्म ग्रंथ क्या है, प्राचीनतम धर्म ग्रंथ क्या है, तो ये कहा गया दोस्तों वेद। भारत का सबसे प्राचीनतम जो धर्म ग्रंथ है तो किसे कहा गया, वेद को कहा गया है। एक बात और याद रख लेना, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधैव कुटुंबकम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है धरती ही हमारा परिवार, धरती ही हमारा परिवार, धरती ही हमारा परिवार। और किसमें है, ये सब मिलता है आपको वेद में ही मिलता है, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, तो इतनी बातें हमने जान लिया है कि वेद क्या होते हैं, कौन सा वेद में क्या क्या बताया गया है। तो पूरा डिटेल से हमने इसको पढ़ लिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, तो अब इसके बाद अब क्या बात आती है, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, वेदांत पढ़ेंगे, स्मृत पढ़ेंगे, फिर लेखकों के बारे में पढ़ना है, फिर सिक्के, मोहरे, अभिलेख, ये सारे पढ़ना है। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पे जो लुसेंट जी की किताब है तो उसको अच्छे से कवर कराई जाए। देखिए लुसेंट जी के सब लोग खरीद तो लेते हैं, पर उसको पढ़ने का तरीका क्या है, थोड़ा थोड़ा करके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको छांट के पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है लुसेंट की किताब आप फॉलो करिएगा और उसी से ये पूरा शॉर्टकट में पूरा नोट्स बनाया गया है, उसी से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो यानी ये आपको एक प्रकार से याद करने का तरीका है। और इसी तरह यानी रोज एक वीडियो आपको मिलता रहेगा इसी से, यानी जीके से, लुसेंट जीके से, हिस्ट्री से। तो जब हिस्ट्री खत्म हो जाएगी तो इसके बाद क्या आएगा, पॉलिटी आएगा, जियोग्राफी आएगा, तो इसके सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए जैसे वीडियो अपलोड। तब तक के लिए जय।